भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक देखा था। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आगे चलेंगे। मैंने एक प्रश्न भी आप लोगों के लिए छोड़ के रखा था कि उसको डायमेंशनली चेक करना था, वो प्रश्न सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो प्रश्न को पहले करते हुए, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हुए फिर मैं आगे की ओर निकलता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि आपको चेक करना था क्वेश्चन का इक्वेशन याद है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as। इसको टेस्ट करना था डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट है या नहीं है, ये करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना था। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है, ये बात मैंने बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, अलग अलग टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 1, 2 और 3, तो तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो v स्क्वायर मतलब क्या, मैंने बता रखा था लास्ट क्लास में, ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये LT-1 का होल स्क्वायर होगा, तो क्या होगा L स्क्वायर T-2। ठीक, चलिए u स्क्वायर का भी क्या होगा, LT-1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, ये भी हो जाएगा L स्क्वायर T-2। दोनों का डायमेंशन सेम आया क्योंकि ये क्या है, मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब ये 2as है तो 2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, तो a हो गया एक्सेलरेशन, s हो गया डिस्टेंस, एक्सेलरेशन मतलब LT-2। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पिछला वीडियो देख ले, क्योंकि पिछला वीडियो देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, तो फिर हो जाएगा L को L किसका, s का क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा L स्क्वायर T-2। तो आप ये देख सकते हो कि तीनों ही क्या है, सेम है डायमेंशन। जब तीनों ही टर्म का डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज हम इसी पे एक प्रश्न और देखते हैं जो SC वर्मा के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। उस प्रश्न को पहले देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में होमोजेनिटी पे आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, होमोजेनिटी पे आधारित क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं। ये बच्चों आप लोग लिख भी लीजिएगा, साथ ही साथ मिटा भी लीजिएगा, मतलब कॉपी में कॉपी भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, कोई दिक्कत नहीं हो। और मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था और हमेशा आप कह रहा हूं कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में कुछ लोगों को शेयर भी कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्या जाता है किसी का। अब देखिए यहां पे जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत शानदार, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, ठीक है, इन टाइम t, इन टाइम t, the distance covered by a particle in time t is given by x बराबर, ध्यान दीजिए, x बराबर a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, बहुत अच्छा प्रश्न है, a b c d। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में, खासतौर पे जो मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में, ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं। अब आपको ये सोचना है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस का इक्वेशन है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल दिया हुआ ये है, इसका मतलब x डिस्टेंस हो। एलएचएस में आप देखिए x डिस्टेंस है तो राइट साइड में सारा का सारा क्या होगा, सब डिस्टेंस होगा। मैंने बता रखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये है कि अगर x प्लस वाई बराबर z हो, कोई फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल रिलेशन, तो इसमें x, y और z तीनों का ही डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या है कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी रिजल्ट भी वेलोसिटी होगा। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, फोर्स होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि डायमेंशन तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पिछले लेक्चर में पार्ट 2 वीडियो में आपने सीखा है। आज मैं इसी से कह रहा हूं। तो यहां पे देखिए ये x क्या है, लेंथ है ना, x क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो आप बताओ कि x का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब a भी लेंथ होना चाहिए। चलिए पहला का आंसर निकल गया क्योंकि डायमेंशन किसका पूछ रहा था, a b c d का। ठीक है, a लेंथ हो गया, तो b भी क्या होगा बताइए, bt भी क्या होगा,
लेंथ होगा। तो बीटी अगर लेंथ होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए बी का हमको निकालना है, तो बी बराबर क्या होगा, अब ये की है, क्या है टी, टी मतलब टाइम, तो एल बाई टी ऊपर लेके जाइए तो एल टी माइनस वन। बी का क्या निकल गया डायमेंशन, एल टी माइनस वन। ए का क्या निकल गया, एल। अब देखिए सी, सी क्या हो जाएगा, तो सी टी स्क्वायर बराबर भी क्या होना चाहिए, एल, क्योंकि लेंथ, ये लेंथ है एलएचएस में, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, क्योंकि ये कह क्या रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस तो लेंथ ही है ना, तो लेंथ है, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। कोई भी पावर दे, कुछ भी दे, अगड़म बगड़म कुछ भी दे दे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि लेंथ को लेंथ से ही जोड़ेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही जोड़ेंगे, फोर्स को फोर्स से ही जोड़ेंगे, है ना, तभी वो इक्वेशन बन पाएगा। तो सी टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल। तो अब यहाँ बताओ ये टी स्क्वायर, तो सी बराबर क्या हो गया, एल बाई टी स्क्वायर, इधर नीचे लेके जाएंगे डायमेंशन में, तो एल टी माइनस टू ये, और डी बराबर क्या हो जाएगा, ये बताइए एल बाई टी क्यूब। सिमिलरली आप देखिए टी क्यूब है ना, तो टी क्यूब तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये एल टी माइनस क्यूब। ये हमारा तीनों चारों का डायमेंशन निकल गया। ए का डायमेंशन क्या निकल गया, एल। बी टी बराबर एल होगा क्योंकि लेंथ है, तो ये भी लेंथ ही होगा ना, इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए जो ए का है। सीटी का भी डायमेंशन सेम, सीटी स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए जो कि ए का है, और डीटी का भी, डीटी क्यू का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो कि ए का है। और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये एल ही होगा ना, तो सब एल है, तो यहाँ एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल है ना, सारा लेंथ है, तो सारा लेंथ है मतलब सारा डिस्टेंस है ना, सारा डिस्टेंस है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस को इक्वेट भी करेंगे तो डिस्टेंस से इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस को जोड़ेंगे भी तो किसे जोड़ेंगे, डिस्टेंस से ही जोड़ेंगे। ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो ये हमारा ए बी सी डी का डायमेंशन हमने निकाल दिया। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, और मैं बता दूं दोस्त कि ये जो है आप एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और बहुत आसानी से आप इसको आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कवर कर लिया है। एक प्यारा सा सवाल और देखते हैं आज, ये मैं इसे मिटा रहा हूं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि अगर इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर चूजन एज बेस क्वांटिटी, मतलब बेसिक क्वांटिटी समझ रहे हैं ना, बेस क्वांटिटीज, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर पहले क्या होता था, बेस क्वांटिटी में एमएलटी के पावर में लिखते थे ना, इस तरह से मान लीजिए फोर्स है तो एमएलटी माइनस टू, एमएलटी ये बेस होता था, एमएलटी। अब कह रहा है कि बेस में कुछ और लो और उसको, उसके पावर में मास को लिखो। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को आप लीजिए बेस में, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को क्या लेना है, बेस। जैसे एमएलटी लिया करते हैं तो उसी तरह यहाँ क्या लेंगे, फोर्स, टाइम और जो आपका वेलोसिटी है। अब इसके पावर में किसको लिखना है, मास को लिखना है। मास को अभी इस बार बेस क्वांटिटी नहीं मानना है। तो आप ये देखिए कि मास बराबर क्या, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना, तो मास बराबर क्या होगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन है ना। फोर्स मतलब आप समझ रहे हैं, हमको बेसिक लेना है किसको, पावर। देखिए वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को बेस में रखना है, पावर मतलब जो होगा वो उसको मास के का डायमेंशन निकालना लेना है, ठीक है। लेकिन मास कैसा होना चाहिए, तो मास को इन टर्म्स ऑफ पावर मतलब उसका डायमेंशन में निकालना है। अब एफ है, ए है, अब ए को भी आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया फोर्स, ठीक, ए हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम, तो टी ऊपर ले लीजिए, ठीक है, ए हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसको भी क्या कर देंगे, एफ टी वी माइनस वन। अब देखिए बेस में कौन आया, फोर्स जो हमको चाहिए था, बेस में कौन आया, टाइम, और क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी बेस में है, तो सब बेस में है, इसके पावर में किसको लिख दिए हम, मास को। तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्या, एफ टी वी माइनस वन या वी इनवर्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार मास को बेस क्वांटिटी नहीं लेना था, मास का डायमेंशन निकालना था, और आपको मानना क्या था, फोर्स, उसके बाद क्या था, टाइम और वेलोसिटी को बेस मानना था, और उसके बाद मास का डायमेंशन निकालना था। तो इस बार मास का तो खेल ही खत्म हो गया, मास को तो हमको यहाँ लेना ही नहीं, जैसे एमएलटी लेते थे, यहाँ एफटी भी लेना है, और उसके बाद उसको पावर में लिखना है। इस तरह के भी प्रश्न अक्सर मैं तो अक्सर देख रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो है नीट में आते हैं, ठीक है, मेडिकल वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे और आता है। आप इसको आराम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखिएगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उससे आप घर में प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब हम अगला सवाल जो है
आज मैं सवाल नहीं ले रहा हूं, अब मैं अगला सवाल नहीं लूंगा अभी, क्योंकि फिर अगला टॉपिक छूट जाएगा। अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिए हैं, एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट। कन्वर्सन ऑफ यूनिट ये बड़ा सही है। कन्वर्सन ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है कि एमकेएस सिस्टम में दिया है या एसआई सिस्टम में दिया है कोई भी यूनिट, और उसको कहेगा सीजीएस में बदलने, या कह देगा कि सीजीएस में दिया हुआ है उसको एसआई में बदलना है। समझ में आ रहा है? या जो भी है आपका फुट पाउंड सेकंड में दिया हुआ, एफपीएस में दिया हुआ, उसको एसआई में बदलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी में भी दिया हुआ हो और किसी में भी जाना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका फॉर्मूला होता है N1U1 बराबर N2U2, उसमें आप नहीं बनाइएगा, मैं उसमें बनाने भी नहीं बोलूंगा। मैं आपको जो बता रहा हूं एकदम उसी तरीके से समझना है और उसी तरीके से सोचना भी है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं पहले एक सवाल लेता हूं और सवाल लेने के बाद ये चूंकि डायमेंशनल एनालिसिस है तो डायमेंशन के मेथड पे ही इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब डायमेंशन का उसमें यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम एक प्रश्न लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के द्वारा इसको समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। कन्वर्सन ऑफ यूनिट में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट मतलब क्या? अगर मान लीजिए एमकेएस या एसआई में दिया हुआ है यूनिट किसी भी क्वांटिटी का, उसको सीजीएस में बदलना है, या सीजीएस में दिया हुआ है तो उसको एसआई में बदलना है। ये प्रश्न में कह दिया होगा आपको, या प्रश्न में आपको क्या होगा लिख देगा, उसके बाद आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम एक सवाल लेते हैं। सवाल है कि इफ यहां देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, द एसआई मत लिखिए इसको, द एसआई एंड सीजीएस यूनिट, ठीक है, ऑफ एनर्जी आर, ठीक है, जूल एंड अर्ग, ERG अर्ग, फाइंड, या आप लिखिए इसको हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। ये है प्रश्न। कह रहा है कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा, जबकि जूल मेरा एसआई यूनिट है एनर्जी का और अर्ग मेरा क्या है, सीजीएस यूनिट का। ध्यान से समझिए, कह रहा है 1 जूल में कितना अर्ग होगा, ये आपको निकालना है। और जूल क्या है, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में है एनर्जी का यूनिट, और जो आपको मैं कह रहा हूं अर्ग, अर्ग क्या है, सीजीएस में है, यानी कि दिया हुआ है किसमें, 1 जूल दिया हुआ है ना। 1 जूल को बदलना है किसमें, सीजीएस में, और क्वांटिटी कौन सा है, एनर्जी है। तो जो भी क्वांटिटी होगा सबसे पहले क्वांटिटी देखेंगे कि ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का बात हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जो पहले क्वांटिटी दिया हुआ होगा उस क्वांटिटी का डायमेंशन लिख लीजिए। तो यहां पे एनर्जी का डायमेंशन मैं लिख रहा हूं, ml²T-2। कैसे, तो लास्ट वीडियो को जाके देखिए, ऐसे में निकाल लेता हूं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो फोर्स क्या हो गया, mlt-2, और L हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया लेंथ, तो हो जाएगा ml²T-2। ठीक है, ये एनर्जी का डायमेंशन है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एनर्जी का मैंने डायमेंशन लिख दिया, एनर्जी का मैंने डायमेंशन लिख दिया। ठीक है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या है, डायमेंशन लिख रहा है क्वांटिटी का, डायमेंशन लिख देना है क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी, क्यों, मतलब ये मैं क्वांटिटी बोल रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसका आप डायमेंशन लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया। तो सारा क्या, आप देखिए यहाँ मास है, लेंथ है और टाइम है, तो मास, लेंथ और टाइम ही तो सीजीएस में बदलेगा। मास, लेंथ और टाइम तो एसआई में होगा, जो होगा उसको हमको लेके जाना है किधर, सीजीएस में लेके जाना है, क्योंकि कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 1 जूल बराबर क्या कह रहा है, कितना अर्ग। तो 1 जूल तो एसआई में है और जाना किस में है, सीजीएस में। तो दो बात याद रखिएगा, किसमें दिया हुआ है वो दिमाग में रखना है, और जाना किस सिस्टम में वो दिमाग में रखना है। किस सिस्टम में दिया हुआ है वो याद रखना है, और किस सिस्टम में जाना है उसको याद रखना है। तो एनर्जी, आप ये बताइए, एनर्जी था क्वांटिटी, अब दिया हुआ किसमें, एसआई में, और जाना किसमें, सीजीएस में। तो आप ये देखिए, जिसमें दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा न्यूमरेटर में, ठीक, जिसमें दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में। तो बोल रहा है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो हमको लेके जाना है 1 जूल को ऊपर, 1 जूल को ऊपर रखें,
एक अर्ग में देख लेते हैं जाना है, जाना किसमें है, अर्ग में। तो अब देखिए जूल में दिया हुआ है, जाना किसमें, अर्ग में। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये एसआई था और ये क्या है, सीजीएस है, ये एसआई है और ये सीजीएस है। तो जिसमें दिया हुआ है उसको ऊपर मतलब न्यूमरेटर में रखेंगे और जिसमें जाना है उसको किसमें रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर में, जिसमें जाना है उसको डिनोमिनेटर में। अब यहाँ क्या करना है, इसी रेशियो में इस डायमेंशन को बदल देना है, इसी रेशियो में इस डायमेंशन को भी लिखना है कि ऊपर क्या होगा, एसआई होगा। तो मास है आपका एसआई में केजी, 1 केजी। चलिए सीजीएस में क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है तो ग्राम हो जाएगा। अब इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मास है तो मास को पहले लिखेंगे कि जिसमें दिया हुआ है उसमें, जिसमें जाना है उसमें। अच्छा पावर को भी ध्यान में रखना है। फिर लेंथ क्या है, तो लेंथ में क्या होता है, एसआई में, मीटर में, और जाना किस में है, तो सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, इसको किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है, तो ये आप सेंटीमीटर में जाना है। पावर कितना है इसका, 2। चलिए दोनों में क्या होगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ, क्योंकि टाइम दोनों में सेकंड होता है। एमकेएस में भी सेकंड होता है, एसआई में भी सेकंड होता है, सीजीएस में भी क्या होता है, सेकंड होता है। तो चलिए इसका तो काम है नहीं, कट गया। ठीक है, अब ये देखो दोनों को एक जाति में बदल दो, ये ग्राम है ना, इसको भी ग्राम में बदल दिए तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होगा। समझ में आ रहा है, तब ग्राम ग्राम समझ में आ जाएगा कि मैच कर गया। फिर 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 1 मीटर। इस पे पावर कितना है, 2। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पे पावर 3। देखिए 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 पे पावर 3, ग्राम ग्राम कैंसल, और इधर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 2, और 2 दूनी 4, तो 10 पे पावर 4, ये हो जाएगा 10 पे पावर 7 अर्ग। कैसे, अब देखिए ये 10 पे पावर 7 निकला ना, तो ये अर्ग उधर चला जाएगा ना, यानी कि 1 जूल बाय 1 अर्ग क्या निकल रहा है, 10 पे पावर 7। तो ये 1 अर्ग जो है ये इधर से इधर आके क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 10 पे पावर 7 अर्ग हो गया। 1 जूल बराबर क्या निकल गया, 10 पे पावर 7 अर्ग। तो क्या करना है, पहले फिर से आप देख लीजिए एक बार, जिस क्वांटिटी का बात करेगा उस क्वांटिटी का सबसे पहला काम क्या होगा, डायमेंशन लिखना। तो एनर्जी का बात कर रहा था, मैंने यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया। देखिए यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जिसमें दिया हुआ है उसमें आप रखिए और जिसमें जाना है उसमें आप यहाँ नीचे लिखिए। मतलब न्यूमरेटर में लिखना है जिसमें दिया हुआ है, और जिसमें जाना है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। और एक एक का ही निकालना है, शुरू में एक एक का ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 10 का कहेगा तो 10, अब 10 जूल को बदलना है तो 1 जूल में 10 पे पावर 7 है, तो 10 जूल को बदलना होता तो क्या करते, इसको 10 से गुना कर देते। 1 जूल को 10 पे पावर 7 अर्ग में कन्वर्ट किए, मतलब 10 पे पावर 7 अर्ग होता है, तो बोलेगा 50 जूल, तो 50 को कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक की जगह क्या होता है 50। तो मेरा पहला काम क्या है कि आपको एक का वैल्यू निकाल, यूनिट का वैल्यू निकालिए ना भाई, उसके बाद आप करोड़ का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि यूनिट का वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ 1 जूल बटा 1 अर्ग लिखा ताकि यूनिट वाला खेल पहले खत्म कर ले, उसके बाद जितना भी रिक्वायरमेंट होगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 ही जूल के बारे में बोला था, तो इसलिए मैंने 1 जूल को कन्वर्ट किया किसमें, अर्ग। ऊपर 1 जूल लिखा, नीचे 1 अर्ग लिखा, फिर इसको सॉल्व कर दिया मैंने। सॉल्व करके 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो क्या करना था, पहले एनर्जी का डायमेंशन फिर से मैं बता रहा हूं, फिर जिसको दिया है उसको न्यूमरेटर में, जिसमें जाना है उसको डिनोमिनेटर में। और इस डायमेंशन को भी उसी तरीके से आप बदल दीजिए। जिसमें दिया हुआ है, मतलब यहाँ दिया हुआ था एसआई में, तो 1 केजी। मास का क्या होता है, केजी। केजी से जाना किसमें, ग्राम में, या मीटर है, क्योंकि आपको ऐसा भी पता है कि मीटर होता है, जाना किसमें, सेंटीमीटर में, फिर सेकंड। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये आ गया 10 पे पावर 7 जूल। एक आध प्रश्न और देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब यहां पे क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, यहां पे वेयर, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर डाइन इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीजीएस में कन्वर्ट करना है और दिया किसमें है, एसआई में, और क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स। तो सबसे पहला काम फोर्स का डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 लिख दीजिए। दिया किसमें है, एसआई में, मतलब न्यूटन क्या है, न्यूटन तो मेरा एसआई में है ना, तो एसआई में आप लिखिए 1 न्यूटन। जाना किसमें, 1 डाइन में जाना है, आप लिख दीजिए 1 न्यूटन न्यूमरेटर में होगा और 1 डाइन
डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि जिसमें दिया हुआ है उसको ऊपर, जिसमें जाना है उसको नीचे। ठीक है, अब इस मास को भी वैसे कन्वर्ट कीजिए तो 1 kg बटा क्या हो जाएगा 1 ग्राम, पावर इसमें कितना है 1, तो 1। ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर को जाना है किसमें सेंटीमीटर में, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, इस पे पावर है -2, तो ये तो कट गया सेकंड। अब 1 kg है तो 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम और बाय क्या हो गया 1 ग्राम, ये हो गया तो ग्राम ग्राम कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ये भी कैंसिल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 3, ये देखिए 1000 मतलब 10 पे पावर 3, और ये क्या हो गया 10 पे पावर 2, तो 10 पे पावर 5। अब ये डाइन इधर से इधर चला गया तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया 10 पे पावर 5 डाइन। आंसर आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है कि पहले क्या करना है, क्वांटिटी लिख लेना है, क्वांटिटी के बाद 1 का वैल्यू निकालिएगा। बार बार मैं कह रहा हूं 1 का वैल्यू निकालिएगा, तो किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, 1 न्यूटन था, दिया हुआ था 1 न्यूटन, जाना किसमें था डाइन में, तो यानी कि एसआई में दिया हुआ है, सीजीएस में जाना है, तो उस तरह से मैंने इस डायमेंशन को भी उसी रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, मतलब उसी तरीके से लिख दिया, और लास्ट में हमने 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि ये मतलब एक वाला जो कंसेप्ट है ना, मैंने जो बताया अभी कि 1 का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले ठीक कर लेंगे। ठीक करने का मतलब क्या है कि आप पहले ये समझिए कि 1 में निकालते हैं तो फिर उसके बाद उतना में भी निकाल लेंगे, जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा, जितना क्वेश्चन में दिया होगा। वैसा ही एक सवाल देखते हैं और उसमें हम लोग डायमेंशन भी देखेंगे कि डायमेंशन मेरे पास है नहीं, फिर भी उसको डायमेंशन कैसे निकालेंगे, और बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। प्रश्न हमेशा की तरह मैं एससी वर्मा से ही लूंगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा, आज के सवाल का ये चौथा क्वेश्चन होगा, जो भी हो, तीसरा हो या जो भी हो। क्वेश्चन है द डिस्टेंस, आप देखिए हाउ मेनी, यहाँ पे जो प्रश्न है मेरा यंग्स मॉडुलस, सॉरी ये क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस वाला। अब देखो ये क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये इलास्टिसिटी में आप पढ़ेंगे, इज, आपको ये ध्यान देना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्रेस इट इन डाइन सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे मैं बता नहीं रहा हूं आपको कौन क्या यूनिट है, नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ 1 का तो बात नहीं कर रहा है, मतलब 19 × 10 पे पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर के यंग्स मॉडुलस को आप डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाएं। ये डाइन सेंटीमीटर में इसी का वैल्यू कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि 1 का वैल्यू निकालना है, बाकी जितना पूछेगा उतना का वैल्यू हम इससे गुना करके निकाल लेंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि आप इसका डायमेंशन, ये क्वांटिटी तो नहीं दिया हुआ, यंग्स मॉडुलस तो दिया हुआ है, लेकिन ये तो इसका डायमेंशन नहीं ना पता है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी नहीं बताया है, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बोल दिया इतना, तो आप इसके यूनिट से पकड़ लीजिए। ये क्या है न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, ये क्या है मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो आप देखिए कि न्यूटन मतलब फोर्स और ये एरिया, यहां से इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन जो होगा क्या होगा, फोर्स ये हो गया और बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा बताइए mLT-2, और ये मीटर स्क्वायर मतलब क्या लेंथ का स्क्वायर, ये और ये कट गया तो हो जाएगा mL-1T-2, ये निकल गया, ठीक है, ये हमारा डायमेंशन निकल गया। अब मैं कह रहा हूं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। यहां 19 है ना, 19 का वैल्यू निकालना ही नहीं है, दिया जिसमें है उसको पहले ऊपर लिखेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 19 को लेना ही नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। इसको क्या करना है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिए, ज्यादा किसमें है 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन है आपका एसआई, मीटर भी है एसआई, जाना किसमें सीजीएस में, ये तो दिख रहा है। तो फिर क्या होगा, अब इसके जो है डायमेंशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए ये मीटर क्या है, मास है, तो मास है तो फिर 1 kg, ये हो जाएगा 1 ग्राम। पावर देख लीजिए, ये 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर क्या है इस पे पावर है -1, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर -2, तो ये कट गया। तो अब बताओ 1000 ग्राम, 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट गया, जो भी हो। फिर उसके बाद ये हो गया। अब ये बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 और इस पे पावर क्या है -1 है, ये पावर मत मिस कर देना, यहाँ हो जाएगा 10 पे पावर, ये 2 है और ये माइनस ऊपर वाला तो -2, यानी हो गया 10
सिर्फ निकल गया 10। अब ये क्या निकला कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये निकला। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, 1 का थोड़ी निकालना है, 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकालना है ना। जब एक का वैल्यू निकल गया है तो इतना का वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगा। तो इसको फिर यहां रख देंगे। तो क्या करना है, 19 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू 10, ये वाला 10 से गुना होगा। एक का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू क्या होगा, जब 1 का वैल्यू निकल जाता है कुछ तो फिर इतना का वैल्यू क्या होगा, इसको सिर्फ गुना करना है इसमें 10, तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्सन ऑफ यूनिट करेंगे। और आज हमने कन्वर्सन ऑफ यूनिट के 2-3 प्रश्नों को भी देखा कि किस तरह से आपको बच्चों सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप में आप डायमेंशन ले लीजिए फिजिकल क्वांटिटी का। अगर डायमेंशन आपको नहीं निकाला तो यूनिट से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका डायमेंशन नहीं आता है तो आप डायमेंशन आप यूनिट से भी निकाल सकते हो। क्वांटिटी पहचान लेना, जैसे मैंने यहाँ पहचान लिया न्यूटन है तो फोर्स है, या मीटर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको पहले लिख दिया, डायमेंशन को पहले लिख दिया। डायमेंशन को लिखने के बाद क्या करना है, देखना है कि किस में दिया हुआ, जिसमें दिया हुआ है उसको ऊपर की तरफ एक का वैल्यू, एक का बार बार कह रहा हूं, जिसमें जाना है उसको नीचे। और जब 1 का वैल्यू निकल जाता है तो आप कितना का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू 10 डाइन सेंटीमीटर निकल गया था ना स्क्वायर। तो इतना का वैल्यू कितना निकलना था, इतना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर दिए और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको 10 से गुना कर दिए, क्योंकि ये हमारा आया है 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ उसको गुना करना है। तो गुना कर दिए, गुना करके मेरा आंसर ये आ गया। इस तरह से हम लोग कन्वर्सन ऑफ यूनिट को देखेंगे और कन्वर्सन ऑफ यूनिट को ऐसे ही बनाना है। ये जो सारे सवाल थे मैंने एस.सी. वर्मा की किताब से, वर्मा जी की किताब से मैंने लिया है और ये सारा सवाल उसके एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। बस उस कंसेप्ट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारे इसी तरह के अच्छे और मजेदार वीडियो के लिए अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और भाई सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो ताकि हमको प्रेरणा मिले